नमः महेश्वराय। सभी कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं को अग्रिम 29 तारीख को होने वाले संस्कृत पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह प्रयासरत हैं कि आपका जैसे पेपर हिंदी का गया है अच्छे से, उसी प्रकार से आपका संस्कृत का पेपर भी बहुत अच्छे से जाए। आप 90-95 के ऊपर अंक प्राप्त करें। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं कि आप कम समय में इसको अपने अध्यायों को कैसे दोहराएं, कैसे किस चीज़ को तैयार करें कि आपका पेपर पूरे जो भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है, पहले है गद्य, पद्य, फिर लिखा है आंसू पाठ। अब देखिए पहले हम गद्य को समझते हैं। गद्य में देखिए लिखा है गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा है कि गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ में आपको सिर्फ अध्याय का नाम लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए कवि कुलगुरु कालिदास का आ गया पाठ, देखिए यहाँ है कि कवि कुलगुरु कालिदास। इस पाठ का कोई भी पैराग्राफ यदि आता है तो आपको मैं निश्चित बता दूं कि चाहे जो पैराग्राफ हो, आप उसको अगर 4 लाइन ध्यान से खाली पढ़ेंगे तो 4 लाइन में कहीं ना कहीं कालिदास का नाम अवश्य ही आपको दिखाई देगा। तो जिससे आप समझ जाएंगे कि यह जो पैराग्राफ है यह कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से ही संबंधित है। देख लीजिए, पहले इसको हम दिखा ही दें जिससे आप क्लियर हो लें कि हाँ ऐसा है कि नहीं। मान लीजिए यह आपका पहला पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है महाकवि कुलगुरु कालिदास। इसके बाद मान लीजिए ये पैराग्राफ आ गया, आप कहेंगे सर जी आगे दिखाइए। तो देखिए वाग देवता भरणभूत से प्रथित यशसः कालिदासस्य। देखिए यहाँ कालिदास शब्द का नाम आ गया। मान लीजिए ये पैराग्राफ आता है, यहाँ भी देखिए एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा ये काव्य कालिदास, देख रहे हैं ना। तो ये आप मान लीजिए इसको हम दिखा दें तो इसको भी आप पढ़िए आराम, देखिए तुरंत ही आ गया कालिदास। तो कालिदास शब्द का इसमें कालिदास हर जगह है। मान लीजिए ये चैप्टर छोड़िए, अगला चैप्टर मान लीजिए आप कहते हैं सर अगले चैप्टर में दिखाए। मान लीजिए तीसरा पाठ है नैतिक मूल्यांकन। ये पहला पाठ इंपॉर्टेंट है, ये पाठ इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से याद करेंगे। दो और आगे हैं अभी बता रहे हैं। अब जैसे नीति का आ गया, अब नैतिक मूल्यांकन यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है नैतिक मूल्यांकन। अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ का जो भी, इस पाठ का जो भी पैराग्राफ होगा उसमें हर 4 लाइन में कहीं न कहीं नीति शब्द का, नैतिक शब्द का, नैतिक मूल्यांकन शब्द का प्रयोग अवश्य ही हुआ होगा। तो यदि ऐसा नीति नैतिक मूल्यांकन शब्द का प्रयोग है तो आप निश्चिंत रूप से क्लियर कर लीजिए कि वह नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ का है। जैसे आप देख लीजिए यहीं पर देखिए लिखा है नैनम नीति, नीति रीति, नीति शब्द का प्रयोग हो गया। अगला पैराग्राफ पुरातन एवं भारतीय कवि नीति का आ रहा, फिर नीति शब्द का प्रयोग हुआ। विचार मन आदि काले सर्वेश राष्ट्रेषु प्रचलिता प्रयोजनासु, यहाँ देखिए नैतिक विकास है, यहाँ भी नैतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हर पाठ, चाहे जो पाठ हो, उस पाठ का नाम उस पाठ के हर पैराग्राफ में अवश्य ही रहता है। तो ये 2 पाठ आपका इम्पोर्टेंट है। उसके पश्चात अगला पाठ आपका देखिए पाँचवा नहीं, आपका आदि शंकराचार्य का है। तो आदि शंकराचार्य का पाठ आप पढ़िए। इसमें भी देखिए शंकराचार्य से संबंधित जो घटनाएं हैं वो इनके पैराग्राफ में शंकराचार्य या इनकी जो पीठ हैं उन पीठों का नाम ये ही इम्पोर्टेंट है, उसी से संबंधित आपके पैराग्राफ होंगे। देखिए यहाँ शंकर, यहाँ भी शंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए आप तीसरा पर, यहाँ भी देखिए शंकर शब्द का, यहाँ भी शंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ भी शंकर शब्द है, यहाँ शंकर शब्द है, हर शंकर शब्द है। कहने का मतलब ये है कि चाहे जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप ध्यान से खाली 4 लाइन आप पढ़ेंगे तो उस पाठ का नाम आपको कहीं ना कहीं दिख अवश्य जाएगा। तो इस आधार पे आप ये 6वां पाठ भी तैयार कर लीजिए जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आता है अंतिम है संस्कृत भाषायाः गौरवम्। तो ये 4 ऐसे चैप्टर हैं, यदि आप कवि कुलगुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यानि, आदि शंकराचार्य और संस्कृत भाषायाः गौरवम्, ये 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चाहेंगे तो आपका अथवा सहित इसी में से ही आ जाएगा, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें भी है संस्कृत, इसमें देखिए संस्कृत भाषा इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग, भाषा शब्द का प्रयोग ज़्यादा रहेगा, संस्कृत भाषा शब्द का प्रयोग। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे संस्कृत भाषा या गौरव नामक पाठ से लिया गया
है। हर जगह हर प्रकार देखिए संस्कृत भाषा, फिर संस्कृत से भी भाषाया साहित्यम, हर जगह फिर भाषाशु। तो कहने का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ में, तो इस तरह से आप इसको एकदम आसानी से क्लियर कर लेंगे कि हमारा यह जो पैराग्राफ है यह इसी पाठ का है। तो एकदम आसान तरीका है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और संदर्भ लिखने का एकदम आसान तरीका, कोई भी पाठ हो आप सिंपल सी बात लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के, देखिए यहाँ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है संस्कृत गद्य भारती। तो संस्कृत गद्य दिख रहा है नहीं, देखिए ये है कहाँ गया ये देखिए लिखा है आपके चैप्टर में पहले ही संस्कृत गद्य भारती। तो आप यही लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, अथवा कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है, अथवा आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया है, अथवा नैतिक मूल्य नामक पाठ से लिया गया है। तो ये एकदम आसान तरीका है, इस तरह से आप संदर्भ और उसका अनुवाद लिख सकते हैं। अब फिर हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया गद्य की बात। अब आते हैं हम पद्य में। पद्य में भी देखिए लिखा है पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होता है। तो एकदम आसान तरीका है, ये भी उसी तरह से है। अब देखिए आपके पाठ के नाम देखिए पद्य में कौन कौन से हैं। तो लक्ष्य भेद परीक्षा है, वृक्षाणम चेतनत्वम है, सुक्ति सुधा है, शांति सौख्यम है, विद्यार्थी चर्या है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका तो है गीतामृतम, इसको तो आप जरूर पढ़ के जाइए। आप चाहे इससे संस्कृत अनुवाद जो आता है वो भी आपका हो जाएगा, इसी से आपका हिंदी अनुवाद भी हो जाएगा। तो गीतामृतम, विद्यार्थी चर्या, और उसके बाद आपका लक्ष्य भेद परीक्षा, और शांति सौख्यम। शांति सौख्यम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका सुक्ति सुधा होगा। तो ये आप पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठवां चैप्टर, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। निश्चित है अथवा सहित आपका इसमें से आ जाएगा, नहीं अथवा तो ये तो निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो अवश्य ही आना है। तो इसमें भी संदर्भ आपको लिखना है, तरीका वही है। मान लीजिए इसका आ गया लक्ष्य भेद परीक्षा का, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, वहाँ गद्य था इसलिए गद्यांश, यहाँ पद्य इसलिए पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम, देखिए यहाँ पद्य पीयूषम है, तो संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं श्लोक पर। आप देखिए हर एक श्लोक में यदि लक्ष्य भेद परीक्षा का है तो इसके प्रत्येक श्लोक में आपको देखिए अर्जुन, कुंती, कौंतेय, पार्थ, पृथा, द्रोणाचार्य, इस तरह के शब्द आपको देखिए यहाँ द्रोण देख रहे हैं ना, इसमें देखिए, और कुमाराणाम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ आपका आता है धनुष्मादाय, देखिए इसमें भी जो चैप्टर थे युधिष्ठिर देख रहे हैं ना, तो द्रोणाचार्य, इस तरह शब्द का कुरुनंदन, इस शब्द का प्रयोग यदि है तो आप आराम से समझ जाएंगे कि यह लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसी प्रकार यह तीसरा पाठ देखिए जो सुक्ति सुधा है, यह सुक्ति सुधा नामक जो पाठ है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये आपके जो 4 श्लोक हैं, जैसे भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती पृथिव्या तृण रत्नानि अथवा काव्येषु विनोद कालो गच्छति धीमताम अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अब्रुवत श्लोकस्तु श्लोकनताम यान्ति। ये जो 6 श्लोक हैं ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें शुक्ति में दीर्घ संधि है, शु प्लस उक्ति, माने अच्छा सुंदर वचन, अमृत के समान मधुर वचन है। तो जिसमें ये आपके 6 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि यही 6 तैयार करके जा रहे हैं तो इसमें से आपका संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये तीसरा पाठ भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके पश्चात आपका गीतामृतम है और फिर आता है विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थी चर्या में यह जो पाठ श्लोक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ये वाला श्लोक, न स्नानम आचरित भुक्त्वा, ये ब्रह्म मुहूर्तों वाला, ठीक ना, ये सर्व परवशम दुखम सर्वात्मशम सुखम, ये श्लोक, ये लगभग ये पाठ आप पढ़े हैं, आपको जानकारी होगी। तो ये भी पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये तीसरा पाठ हो जाएगा। और फिर एक अंतिम पाठ है आपका गीतामृतम।
तो ये 4 चैप्टर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपका हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। संस्कृत व्याख्या देखिए अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो उसके लिए आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, यही मान लीजिए आ गया। तो आप क्या करिए पहले इसका हिंदी अनुवाद लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसी का हिंदी में अनुवाद कर संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा संस्कृत व्याख्या। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो इस तरह से आपका ये भी जो है संस्कृत अनुवाद है अथवा हिंदी अनुवाद है, ये दोनों चीज़ें आपका इसी श्लोक से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके पश्चात अब देखिए अगला है शुक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या। अब जो आपके श्लोक वाले पाठ हैं उन्हीं में से कोई एक लाइन दे देगा। ये आता है शुक्ति आपका ज़्यादातर गीतामृतम से, शुक्ति सुधा से, और आपका जो ये वाला चैप्टर है क्षांति सौख्यम, ठीक है, ये जो क्षांति सौख्यम नाम पर इन्हीं 3 पाठों में का ये अंतिम लाइन या पहली लाइन आपको दे देगा, उसी का देगा व्याख्या करने के लिए। तो आप व्याख्या जैसे मान लीजिए एक लाइन का है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतने मान लीजिए दे दिया और कह दिया व्याख्या करिए। आप सीधा अर्थ लिखें भाई कर्म में ही आपका अधिकार है, कर्म के फल पर अधिकार नहीं है, ये तो हिंदी अनुवाद हो गया। लेकिन अब इसको अपनी भाषा में आप विस्तार से लिखते हैं तो वही क्या हो जाता है आपकी व्याख्या हो जाती है। तो ये हो गया। फिर आता है किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए, जो कि हम आपको बता ही दिए हैं। फिर इसके पश्चात जी अब देखिए इसके पश्चात आपका आता है अगला है आशुपाठ, जिसमें आपका कथा नाटक कॉमेडी वाला आता है। तो इसमें देखिए पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में, इसमें आपका हिंदी अनुवाद अथवा व्याख्या ये सब नहीं पूछता है, सिर्फ इसमें चरित्र चित्रण आपका आएगा। और ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के रहते हैं, 2 या 3 प्रश्न का आंसर देना होता है, संस्कृत में ही देना है। देखिए लिखा है ना संस्कृत में। तो देखिए अब जैसे चरित्र चित्रण है तो इसमें आपके 2 पाठ, जैसे आपका देखिए महात्मना संस्मरणानि से महात्मा गांधी का चित्र आप तैयार कर लीजिए, और कार्डिको जीमूतवाहन में से जीमूतवाहन का और शंखचूर्ण का, बस यही 3 अगर चरित्र चित्रण आप तैयार किए हैं तो श्योर है कि इसमें से आपका हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और कहीं आपको नहीं जाना है, ना कहीं आपको कुछ और तैयार करना है। इसी 2 में से यदि महात्मा गांधी जी का जीमूतवाहन जीवित केतु का तैयार है तो आप आराम से चित्रण इसका लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप चरित्र चित्रण इसमें से आप तैयार कर लीजिए इन 3 लोगों का, जिससे कि आपका पाठ ये चित्रण हो जाएगा। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये संस्कृत में है। अब देखिए एक चीज़ छूट गया था, यहाँ देखिए लिखा है पाठ सारांश, तो पाठ का सारांश भी आता है। तो इसमें देखिए पाठ का सारांश मान लीजिए आपका आएगा तो यही वाला गद्य वाला, अब चाहे कवि कुलगुरु कालिदास का आ जाए, अथवा नैतिक मूल्यांकन का आ जाए, अथवा आपका विश्व कवि रविंद्र, यही आप थ्रू तैयार कर लीजिए, कालिदास जी का, नैतिक मूल्यांकन का और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का। पाठ के पहले ही, हर एक पाठ के पहले ही जो हिंदी दिया होता है वही आपका लगभग पाठ का सारांश होता है। अन्यथा आप लिए हों पाठ का सारांश मतलब कि पूरे पाठ को आप संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए कि इस पूरे पाठ में क्या बताया गया है। जैसे कालिदास का मान लीजिए आ गया, तो कालिदास को आप बताएंगे कि भाई क्या कालिदास के जन्म के विषय में, उनके कुल के विषय में, उनके जो ग्रंथ हैं उनके विषय में, अथवा उनके समय के विषय में जो मतभेद है ये सब उसमें बताया गया है। तो उन सारी चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा करते हुए कम से कम सारांश आप 1.5 से 2 पेज अवश्य ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपका 4 अंक का है तो आप इच्छा करते हैं कि आप 1.5 से 2 पेज जरूर लिखेंगे और उसमें पूरी अपनी बात को व्यक्त कर देंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक शॉर्ट कट में जितना आप लिख दीजिए वही आपका सारांश हो जाता है। तो ये पाठ का सारांश में आप 3 ही तैयार करिए, कवि कुलगुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांकन और विश्व कवि रविंद्र। ईश्वर चाहेंगे तो इन्हीं तीनों में से आपका पाठ का सारांश आ जाएगा। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इस पर हम बात कर रहे थे। तो आपके ये प्रश्न आते हैं, तो आपका जो कथा नाटक कॉमेडी है उसके देखिए हर पाठ के अंत में प्रश्न दिया होता है, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। अब हम बता दे रहे हैं अभी, जिसमें से आप देखिए, जैसे महात्मा गांधी वाला है, देखिए यहाँ लिखा है महात्मनः किम नाम आसीत्,
महात्मनः पूर्ण नाम किम आसीत्, महात्मनः कुत्र जन्म लेभी, अथवा महात्मा गांधी कुत्र जन्म ले। खैर वही चीज़ है। तो अब ये प्रश्न आपका आ गया कि महात्मनः किम नाम आसीत्, मतलब महात्मा गांधी जी का क्या नाम था। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यही इनका पूरा नाम है। तो आप देखिए पूर्ण नाम है, तो आप लिखेंगे महात्मनः नाम मोहनदास करमचंद गांधी ही आसीत्, क्योंकि आसीत् यहाँ शब्द लिखा है था। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, ये तैयार कर लीजिए। फिर इसके पश्चात आपका एक प्रश्न आता है ये कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। गाइस कहाँ आसीत्, गाइस कौन था। ठीक है। इसके पश्चात फिर आपका आता है गाइस वाला, ये चैप्टर हो गया। फिर ये महात्मा गांधी नेता नगरे कदा आगच्छ, नेता नगर से कब आए थे। ठीक ना, ये प्रश्न आपका है। एक यहाँ मोहनदास मातुः नाम किम आसीत्, ये अथवा ये विद्यालय निष्ठिका कहाँ आसीत्। तो विद्यालय निष्ठिका कहाँ आसीत् एक प्रश्न हो गया। मोहनदास मातुः नाम ये चैप्टर पार्ट प्रश्न हो गया। एक महात्मा गांधी पिताजी ने, एक उनका पूरा नाम। ये 4-5 प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अब संख्याचूड़ वाले पाठ में से देखिए आप जानते ही हैं, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिमुतवाहनस्य वार्ताम अन्वेष्टुम महाराज विश्वावसुना, ये सब नहीं आएगा, आप ये आता है जिमुतवाहनः पितुः नाम किम, अथवा शंखचूड़ः कः आसीत्। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है जिमुतवाहनः, ये जिमुतवाहनः कस्य वंशस्य तिलकः आसीत्। तो ये प्रश्न है। एक जिमुतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, ये 3-4 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपका ये प्रश्न वाला हो गया। फिर आपका आता है जिमुतवाहनः पुत्रः, मतलब ये तो विकल्पी प्रश्न के लिए हो गया। हाँ, अब हम बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखिए कि प्रत्येक चैप्टर आप पढ़े हैं उससे भी आ सकता है, और जहाँ खास करके वो आपका देता है व्याकरण का। हम अगली वीडियो में अब आपको व्याकरण के बारे में, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो जितना अभी तक बताए हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एकदम आप निश्चिंत हो लीजिए कि 50 प्रश्नों में से आपका या 70 प्रश्न है, 70 नंबर में 70 अंक में 35 अंक आपका इतने से हो जाएगा। अब बचता है 35 अंक जिसमें बहुविकल्पी है और व्याकरण वाला है, तो उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित है कि आपका इसमें से हो जाएगा। नमः शिवाय।